फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सविता। दोस्तों, आज इस क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं सुपर टेट एग्ज़ाम का बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस सेट। जैसे कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव ख़त्म होने के बाद अब जल्द ही आपको यहां पर सुपर टेट की वैकेंसीज देखने को मिल जाएंगी। तो अगर आप एलिजिबल हैं सुपर टेट के लिए, आपने सी टेट या यूपी टेट एग्ज़ाम में से कोई एक एग्ज़ाम आपने क्रैक कर लिया है, तो आप सुपर टेट के लिए एलिजिबल हैं। आप अपनी तैयारी स्टार्ट करिए। अगर आपने अब तक अपनी तैयारी स्टार्ट नहीं करी है तो फिर आप अब से भी अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसी के लिए हम आपके लिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर लेकर आए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपकी तैयारी कहाँ तक है और आपके कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं आप, या फिर आपको अभी कितनी और तैयारी करनी है। तो चलिए आज की ये क्लास स्टार्ट करें। सबसे पहले हम करेंगे हिंदी के कुछ क्वेश्चन, जानेंगे हिंदी में आपका तैयारी कैसा चल रही है, आपकी तैयारी, आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न क्या है हिंदी का कि अपकर्ष उत्कर्ष शब्द का विलोम आपको बताना है। सॉरी, यहाँ पर हमसे पहले ही आंसर निकल चुका है, तो आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पर इसका जो आंसर है वो अपकर्ष होगा। ऑप्शन आपको देख लेना है कि पतन, अपभ्रष्ट, अपकर्ष और विकर्ष में से कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा अपकर्ष जो आंसर है, यही उत्कर्ष का विलोम होता है। अगला देखिए, पुत्री का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। आपको यहाँ पर नहीं पर विशेष ध्यान रखना है। जहाँ पर आपको जिस भी क्वेश्चन में नहीं दिख जाए तो वहाँ पर आपको एक्स्ट्रा मार्क कर लेना है, क्योंकि यहाँ ऐसे क्वेश्चन आपसे बहुत ही जल्दी गलत हो जाते हैं क्योंकि हम नहीं पर ध्यान नहीं दे पाते। क्वेश्चन क्या है, पुत्री का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन है तनय, सुता, आत्मजा और दुहिता। यहाँ पर तनय, आत्मजा और दुहिता ये तीनों पुत्री के पर्यायवाची होते हैं, लेकिन तनय जो है ये पुत्री का पर्यायवाची नहीं होता है। यही हमारा आंसर है। अगला है, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन आपको करना है। तो तत्सम शब्द हम कैसे पहचानते हैं, जहाँ पर हमें जो भी शब्द हमें संस्कृत का दिख जाता है वही हमारा तत्सम होता है। तो आप देख लीजिए कि यहाँ पर आपको कौन सा संस्कृत का शब्द दिख रहा है। ऑप्शन है आम्र, दूध, शहीद या खिड़की। इनमें से दूध, शहीद और खिड़की ये तीनों हमारे तद्भव शब्द हैं, यानी कि हिंदी के शब्द हैं। और आम शब्द एक संस्कृत का शब्द है, यानी कि यही हमारा आंसर है, यही एक तत्सम शब्द है। अगला है तालव्य व्यंजन। आपको बताना है कि तालव्य व्यंजन कौन कौन से वर्ड हैं। ऑप्शन है ट, ठ, ड, ढ, दूसरा है च, छ, ज, झ, सी है त, थ, द, ध और डी ऑप्शन है प, फ, ब, भ। तो यहाँ से आपको बताना है कौन से वर्ड जो हैं वो तालव्य व्यंजन के हैं। तो इसके लिए भी हम आपको एक बहुत ही अच्छी सी ट्रिक बताते हैं। आपको सिर्फ ये ट्रिक याद रखनी है जो हम आपको बताएंगे, इससे आपके सारे व्यंजन जो हैं इसके आपको उच्चारण स्थान आपका याद हो जाएगा। तो देखिए ट्रिक क्या है, आपको याद रखना है क, च, ट, त और पा। ये आपको याद रखना है, यानी कि का वर्ग का जो उच्चारण स्थान है, का वर्ग के जितने भी वर्ड हैं क, ख, ग, घ, अंगा, इन सभी का उच्चारण स्थान होता है कंठ से। तो कंठ से आपको यहाँ पर के याद रखना है। चा वर्ग के, यानी कि क, चा, छ, ज, झ, यहाँ जो भी जितने भी वर्ड हैं इस वर्ग के अंतर्गत, इनको हम तालव्य से जानते हैं, इनका उच्चारण स्थान तालव्य होता है। तो यहाँ पर तालव्य से हमको यहाँ पर टी याद रखना है। अगला है टा। टा वर्ग के कितने व्यंजन हैं। तो ट, ठ, ड, ढ, अड़ा, इन सभी का उच्चारण स्थान होता है एम से, यानी कि मूर्धा से। तो यहाँ पर हमें एम याद रखना है। अगला है ता वर्ग के जो भी वर्ड हैं ता, था, द, ध, न, इन सभी का उच्चारण स्थान होता है दंत से। तो यहाँ पर हमें दंत से डी याद रखना है। और अगला है पा वर्ग के जितने भी वर्ड हैं पा, फा, बा, भा, मा, इन सभी का उच्चारण स्थान ओष्ठ से होता है। तो हमें यहाँ पर ओ याद रखना है। तो इस प्रकार आपको ये ट्रिक याद रखनी है, के, टी, एम, डी, ओ। और इधर याद रखना है क, च, ट, त, पा। इन सभी के जितने भी वर्ड हैं, इन सभी वर्ग के, इन सभी का उच्चारण स्थान कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ, यानी कि के, टी, एम, डी, ओ, इन सभी से होता है। तो आप इसको बहुत ही अच्छे से इस ट्रिक से याद रख सकते हैं। तो आई होप आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी और इसका आंसर भी आप अब तक जान चुके होंगे कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है, यानी कि तालव्य व्यंजन का, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि च, छ, ज, झ, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आप देखिए अगला क्वेश्चन कहता है किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है।
ऑप्शन है शब्दों के अर्थ जानना, उस भाषा की वाक्य संरचना जानना, या उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना, या उस भाषा का व्याकरण जानना। तो आपको किसी भी भाषा पर अगर अपना अधिकार प्राप्त करना है, किसी भी भाषा पर अपनी पकड़ बनानी है, तो उसके लिए क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप उसकी ग्रामर पढ़ लें या फिर आप उस भाषा का सबसे ज़्यादा उपयोग करें, सबसे ज़्यादा यूज़ करें, तब आपकी उस पर पकड़ बनेगी। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो आंसर नंबर सी हो जाएगा, यानी कि उस भाषा का हम जितना अधिक प्रयोग करेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा और वो भाषा हमारे पकड़ में आ जाएगी। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि साहित्य की किस विधा के शिक्षण में सस्वर पठन सर्वाधिक अपेक्षित होता है। ऑप्शन है एकांकी, जीवनी, आत्मकथा और संस्मरण। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, यानी कि एकांकी साहित्य की विधा शिक्षण में सस्वर पाठन सबसे ज़्यादा अपेक्षित होता है। अगला है क्वेश्चन कि जिसको व्याकरण का ज्ञान हो, इसके लिए एक शब्द आपको बताना है। जिसे व्याकरण का ज्ञान हो उसे हम वैयाकरण पंडित कहते हैं, व्याकरण कहते हैं, व्याकरण प्रणेता कहते हैं, या फिर व्याकरणाचार्य कहते हैं। तो यहाँ पर जिसे व्याकरण का ज्ञान होता है उसे हम वैयाकरण कहते हैं, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, वैयाकरण हम उसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है उपर्युक्त वाक्यांश का चयन कीजिए। बलिदान की भावना के प्रेरक होते हैं कौन होते हैं? समाज सुधारक होते हैं, संस्कृति पुरुष होते हैं, स्वामी भक्त होते हैं, या देशभक्त होते हैं। इनमें से आपको बताना है कि कौन वे होते हैं जो बलिदान की भावना के प्रेरक होते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि देशभक्त जो होते हैं ये बलिदान की भावना के प्रेरक होते हैं, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस क्रमांक में सूत और सुत शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है। सुत का क्या अर्थ होता है? सूत का और सुत का सही अर्थ आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है धागा और घोड़ा, दूसरा है पुत्र और सुई, सारथी और पुत्र, या सारथी और धागा। तो सूत का क्या अर्थ होता है यह आपको बताना है। तो सूत का जो अर्थ होता है वो सारथी होता है, हाँ, और सारथी होता है, और सुत का जो अर्थ होता है वो पुत्र होता है। तो यहाँ पर सारथी और पुत्र आपको कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन सी में, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सारथी और पुत्र, ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए, अन्वेषण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अन प्लस वेषण, अनु प्लस एषण, अनु प्लस एषण, या फिर अन प्लस वेषण। यहाँ पर अन्वेषण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनु प्लस एषण, ये हमारा अन्वेषण का सही संधि विच्छेद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है विद्यालय शब्द में कौन सी संधि है? स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है, या फिर इनमें से कोई भी संधि नहीं है। विद्यालय जो है ये स्वर संधि के अंतर्गत दीर्घ संधि में आती है। विद्या प्लस आलय, इसका हम विच्छेद करते हैं। तो यहाँ पर हमारी स्वर संधि, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला है समास का अर्थ आपको बताना है। समास का अर्थ संक्षेप होता है, विच्छेद होता है, विस्तार होता है, या फिर समास का अर्थ नवीन अर्थ होता है। यहाँ पर कौन सा आंसर सही होगा आप देखिए और कमेंट में जल्दी से आंसर करिए कि कौन सा यहाँ पर आंसर सही है। यहाँ पर समास का जो अर्थ है वो संक्षेप होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है चौराहे शब्द में कौन सा समास है? चौराहे में द्विगु समास है, द्वंद्व समास है, तत्पुरुष समास है, या फिर बहुब्रीहि समास है। तो यहाँ पर जब ही आपको किसी भी शब्द में आपको संख्यावाची शब्द दिख जाए, जहाँ पर संख्या का बोध हो, वहाँ पर हमारा द्विगु समास होता है। वो सभी जो शब्द हैं वे द्विगु समास के अंतर्गत आते हैं। जैसे यहाँ पर आपको इस शब्द से पता चल रहा है चौराहा, यानी कि चार राहों का समूह। तो यहाँ पर हमारा क्या है? द्विगु समास है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर द्विगु समास है। अगला क्या है? स्थायी भाव की कुल संख्या क्या होती है? स्थायी भाव कितने होते हैं? 9 होते हैं, 10 होते हैं, 11 होते हैं, या फिर 12 होते हैं। तो स्थायी भाव कुल 9 होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। स्थायी भाव की संख्या 9 मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है शांत रस का स्थायी भाव क्या है? जुगुप्सा है, क्रोध है, शोक है, या फिर निर्वेद है। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। यहाँ पर आपको सारे रस का स्थायी भाव याद रखना होगा, क्योंकि आपके इनमें से एक क्वेश्चन आपसे ज़रूर आएगा, ज़रूर पूछेंगे।
तो दोस्तों आप इसको ज़रूर याद रखिएगा। और अगर आपको हिंदी के किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे वो संधि हो, समास हो या फिर कोई भी टॉपिक हो, छंद, अलंकार, रस, इन सभी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आती है, आप इनके क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। हम आपके लिए इन सभी टॉपिक की एक अच्छी सी वीडियो आपको देंगे, बहुत अच्छी सी, और फुल थ्योरी के साथ, क्वेश्चन के साथ आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस हम आपको करवाएंगे। तो आप बस कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है, मूक हुई वाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन, जासु कृपा सुदयाल द्रवौ सकल कलिमय दहन। यहाँ पर छंद कौन सा है? उपर्युक्त में छंद आपको बताना है। इस पंक्ति में दोहा छंद है, चौपाई छंद है, सोरठा छंद है या फिर रोला छंद है। यहाँ पर जो छंद है उसका नाम है सोरठा, यानी कि इस पंक्ति में आपको सोरठा छंद यहाँ पर आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला देखिए, प्रत्येक चरण में 16 मात्रा वाला 4 चरणों का सम्मात्रिक छंद कौन सा है? कौन से छंद में 4 चरण होते हैं और 4 चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं? तो आपको अगर पता होगा तो आप इसका आंसर बहुत ही अच्छे से दे पाएंगे। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है दोहा, सोरठा, रोला और चौपाई। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यानी कि चौपाई में 4 चरण होते हैं और चारों चरण में 16-16 मात्राएं पाई जाती हैं, इसलिए यहाँ पर चौपाई छंद होगा। अगला क्वेश्चन है जो कि एक पद्यांश का है। पद्यांश आपको पढ़ना है, फिर इसी के ऊपर आपको आंसर देने हैं जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं। तो यहाँ पर आप इसको वीडियो रोक करके ये पद्यांश आप पढ़ लीजिएगा, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या है? इस पद्यांश का शीर्षक आपको बताना है। तो जब तक आप इस पद्यांश को नहीं पढ़ते हैं तब तक आपको इसका शीर्षक पता नहीं चल पाएगा। तो आप सबसे पहले इस पद्यांश को पढ़िए और शीर्षक यहाँ पर देखिए। तो यहाँ पर हम बताते हैं आपको। ऑप्शन क्या है? कुसंग की महत्ता, अच्छी संगति, संगति या फिर युवा पुरुष। यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो संगति होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा। आप इसे पढ़कर ही अपना आंसर दीजिएगा, हम मेरे बताए गए आंसर पर मत जाइएगा। भले ही आपको यहाँ पर सही आंसर पता चल गया है, लेकिन आप जब तक किसी भी पैसेज को अच्छे से ना पढ़ें, आप किसी भी आंसर पर विश्वास मत करें। आप खुद से इसका आंसर निकालेंगे तो आपको बहुत ही आसानी होगी, एग्ज़ाम में आप इसका आंसर निकाल पाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि कुसंग का अर्थ आपको बताना है। कुशल साथी होता है, कक्षा के साथी होता है, बुरी संगति या संगीत के साथी। तो यहाँ पर पहले से आपको आंसर दिख गया है टिक लगा हुआ, तो यही हमारा आंसर होगा, यानी कुसंग का अर्थ होता है बुरी संगति। अगला क्वेश्चन है, इस गद्यांश का केंद्रीय भाव क्या है? संगति का महत्व, युवा पुरुष, नीति और सद्वृत्ति या फिर उन्नति। तो इस गद्यांश का केंद्रीय भाव होता है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि संगति का महत्व। यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास, ये थे आज के क्वेश्चन। आपको आई होप आपको क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लगे होंगे। अगर आपको इसी तरह के और भी क्वेश्चन करना है और भी प्रैक्टिस करनी है हिंदी के या फिर किसी भी सब्जेक्ट के, तो आप अगर अच्छा रिस्पांस देते हैं, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करते हैं, लाइक शेयर करते हैं, तो फिर आपके लिए हम इसी तरह की और भी वीडियो लाने की कोशिश करेंगे, इस तरह के और अच्छे क्वेश्चन लाने की प्रयास करेंगे। तो दोस्तों आप मेरा सपोर्ट करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली जो भी क्लासेस होंगी उसके नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सकेगी। और पहले ही हमने आपको बता दिया है कि अगर आपको किसी भी टॉपिक में आपको ज़रा सी भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।